गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में महाराष्ट्र बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होना है ELCT के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है और उस पार्ट में मैंने बेसिक से जितने भी बेसिक से होते हैं एडवांस लेवल तक डिस्कशन किया है और उसमें इंग्लिश चैप्टर से क्या क्या पूछे जाते हैं इस बारे में भी उस वीडियो में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश का कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है। पहला पार्ट है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर वोकैब से, फिर ग्रामर से, फिर सेंटेंस फॉर्मेटिंग, फोनेथिंग्स, फिर ईडियम से एंड फिगर ऑफ स्पीच। इन्हीं 7 चैप्टर से जो है टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और टोटल टाइम रहता है 1 आवर और 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से चेंज करते हैं आप पहले यहाँ पे देख लीजिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए अगर हमारा टेंस जो आपने टेंस पढ़ा होगा अपने स्कूल में, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या सिंबल होता है, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉर ING। तो इसमें इज एम आर तो लगाते ही लगाते हैं। ये जो इज एम आर रहेगा इसको लगाएंगे, इसके साथ बीइंग ऐड कर देंगे, BEING, बीइंग ऐड करके वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, इसमें हैव लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हैव तो लगाएंगे प्लस साथ में बीन को ऐड कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने आप रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट का भी देख सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट का भी देख सकते हैं। बस केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में ये देखना है कि अगर विल और सेल रहेगा, विल और सेल को चेंज नहीं करते, विल सेल हमारा ही विल सेल रहेगा। ऐसा नहीं कि विल को आप पुट कर दो और सेल को शुट कर दो, विल ही रहेगा, सेल ही रहेगा। यहाँ पे उसके बाद फिर BE का फॉर्म लगा देते हैं, BE ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो आप इस टेबल को एक बार अच्छी तरीके से देख लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हमारा काम है टेंस चेक करना कि ये कौन सा टेंस है। इसको एक बार देखो, द मैनेजर लॉस्ट द लेटर। लॉस्ट को देख के क्या पता चला, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसके पैसिव वॉइस में बनाने के लिए वाज और वर रहना चाहिए, वाज और वर रहना चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहना चाहिए। तो अब यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करो, देखो वाज व वर रहना चाहिए और ये जो है थर्ड फॉर्म रहना चाहिए। इसका थर्ड फॉर्म भी जो है LOST ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला एलिमिनेट हो गया। सेकेंड वाले ऑप्शन में वाज है और यहाँ पे लॉस्ट है, ये सही हो सकता है। थर्ड वाले ऑप्शन में वाज है लेकिन यहाँ पे LOSS, लॉस मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे लूज है, ये भी गलत हो गया। केवल आप एक चीज़ चेक करके यहाँ पे टेंस चेक करके और वर्ब को चेक करके आप अपना आंसर निकाल लिए। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। ऐसा नहीं कि अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फिर उसको सब्जेक्ट बनाओ, फिर इस वाले को चेंज करो, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ये सब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं करना रहता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलवेज पहले टेंस पे फोकस करेंगे और वर्ब पे फोकस करेंगे, उसी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें भी बनाना है एक्टिव से पैसिव, इसे सॉल्व करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले हमारा देखना होता है कि टेंस कौन सा है। टेंस यहाँ पे आर, अगर इज एम आर लगा इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर लगा तो प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस का जो है पैसिव वॉइस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो यहाँ पे वर लगा दिया है, ये पास्ट में पहुँचा दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इज है, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे आर है, ये प्रेजेंट है। अब देखना है ये इज और आर आए किसके लिए हैं, ये ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है इज और ये है आर, ये दोनों आए किसके लिए हैं,
ये दोनों आए हैं फ्लावर के लिए। तो यहाँ पे फ्लावर सिंगुलर है कि प्लूरल है, यहाँ पे देखो फ्लावर में एस लगा है, अगर एस लगा इसका मतलब ये प्लूरल है, यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर थर्ड एलिमिनेट हो गया। तो बिना कोई सॉल्व किए इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि विथ नो स्पेलिंग एरर। यहाँ पे 4 सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें से जो है कुछ स्पेलिंग सेंटेंस की स्पेलिंग दी गई है। यहाँ पे पूछा है कि कौन से ऑप्शन में स्पेलिंग एरर नहीं है, तो आपको ये फाइंड करना है। देखो दीज, पहले दीज को पकड़ो, दीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चौथे में भी है, सब जगह दीज सेम है। अब कंपोनेंट की स्पेलिंग क्या होती है? COMPONENTS, COMPONENTS, यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखो COMPONENTS, यहाँ पे भी सही लिख रहा है। COMPONANTS, यहाँ पे ए लगा दिया, ये गलत हो गया। इसी तरीके से कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक आपको फाइंड करनी है। बस केवल यहाँ पे ई की जगह ए दिया था, जिसकी वजह से ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 भी जो है स्पेलिंग सही लिखा है। अब कैन का स्पेलिंग क्या होता है? CAN, 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 कैन का स्पेलिंग सही है। वर्क का स्पेलिंग क्या होता है? WORK, वर्क का स्पेलिंग WORK, यहाँ पे सही लिखा है। देखो यहाँ पे वर्क का स्पेलिंग गलत लिख दिया, WROK, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो चुका है। अब बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में से चेक करना है। इंडिपेंडेंटली का स्पेलिंग क्या होगा? INDEPEN, देखो यहाँ पे एन इसने नहीं लगाया, यहाँ बीच में एन रहना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा। अब एक बार ऑप्शन नंबर फोर्थ को आप चेक कर लो कि पूरा सही है कि नहीं। दिस सही है, कंपोनेंट सही है, कैन सही है, वर्क भी सही है, इंडिपेंडेंटली का स्पेलिंग भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आपको एक मीनिंग केवल देके, या तो वो इंडिपेंडेंटली का मीनिंग दे देता और इसके ही जो है 4 ऑप्शन सही गलत कर देते, इस तरीके से पूछ सकता है। या तो वो ये नया तरीका अभी निकला है, एक सेंटेंस बनाएगा और सेंटेंस की मदद से आपको स्पेलिंग पूछेगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका माइंड टेस्ट भी हो जाएगा और छोटी छोटी जो गलतियां हैं आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं इसमें आप, और सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी आपको पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके एग्जाम में आता है फोनेथेसिस। इससे जो है 3 क्वेश्चन आते हैं और ये होता क्या है ये समझ लो, आपके एग्जाम में फ्री का मार्क्स आता है। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा है, इससे बहुत ही लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होता क्या है? बेसिक ऑफ फोनेथेसिस। इसमें क्या है? ये फोनेथेसिस इज ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, इट इज स्टडी ऑफ साउंड। ये मतलब साउंड की स्टडी करता है। क्या करता है? फोनेथेसिस किसकी स्टडी करता है? साउंड की स्टडी करता है। अब ये हमें इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है, इंग्लिश के बुक में आ रहा है, तो इसका मतलब किसकी स्टडी करेगा? ये इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी करेगा। मतलब ये कई प्रकार के स्टडी करता है। मतलब यहाँ पे देखो लिखा है कि ब्रांचेस ऑफ फोनेथेसिस, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, लेकिन हमें सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करेंगे। आप समझ गए ये क्या है? ये ब्रांच है, लिंग्विस्टिक का भाषाओं का एक ब्रांच है जिसमें जो है साउंड के बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, और इसके बारे में क्या जानना जरूरी है? देखो व्हाट काइंड्स ऑफ साउंड, साउंड कितने प्रकार के होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक तो होता है कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा होता है वोवेल साउंड। तो आप कॉन्सोनेंट और वोवेल जानते ही होंगे। वोवेल हमारे पास कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU। बाकी जो 21 लेटर बचा वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे 5 वोवेल और कॉन्सोनेंट 21। लेकिन इस साउंड वाले चैप्टर में जहाँ पे साउंड की स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे वोवेल 20 होते हैं, 20 वोवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट 24 होते हैं। वोवेल कितने होंगे? वोवेल 20 होंगे स्टडी के लिए, और कॉन्सोनेंट कितने होंगे? कॉन्सोनेंट 24 होंगे। तो टोटल कितने आ गए? टोटल आ गए 44। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वोवेल जो है कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के। कॉन्सोनेंट कितने टाइप के होते हैं? 24। और टोटल कितने टाइप के हो जाएंगे? 44। नेक्स्ट, इसमें और क्या पूछा जा सकता है? देखो अभी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आप अगर बेसिक पार्ट समझ गए तो अब क्वेश्चन को देखो किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा है साउंड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब साउंड को 2 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया जाता है? वोवेल साउंड, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोवेल साउंड, वोवेल साउंड के टोटल नंबर कितने होते हैं?
वोबेल साउंड के टोटल नंबर होते कितने हैं? 20 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। और 44 क्या है? 44 जो है टोटल साउंड है। 44 हमारे टोटल साउंड है। वोबेल साउंड कितना है? इसमें से 20 है, 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट वोबेल। शॉर्ट वोबेल टोटल नंबर कितना होता है? शॉर्ट वोबेल टोटल वोबेल कितना होता है? 20 होता है। इसमें से शॉर्ट कितना होगा? शॉर्ट 8 होगा और ये जो लॉन्ग वोबेल दिया है लॉन्ग 12 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें 8 आंसर आ जाएगा, इसमें 12 आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ से केवल ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इन तीनों का, ये तीनों चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, 24, 20 और 44। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 100% 1 से 2 क्वेश्चन जो है इन्हीं से बनेगा। यही चीज़ 1 से 2 क्वेश्चन आपका क्रिएट कर देंगी। टोटल 3 क्वेश्चन आना है, 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द वर्ड बिगनिंग विद द सेम कॉन्स्टेंट साउंड। मतलब कौन सा इसमें से ऐसा वर्ड है, 2 वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो दिया गया है ये, दूसरा ये, जो सेम कांस्टेंट साउंड के साथ शुरू हो। तो इन वर्ड को पढ़ो। यहाँ पे क्या दिया गया है? ये पहला वाला दिया गया है शिकागो। शिकागो किससे स्टार्ट हो रहा है? शिकागो जो है स से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा क्या दिया गया है? कोरस। इसको पढ़ेंगे कोरस, ये स्टार्ट हो रहा है क से। मतलब पहला किससे स्टार्ट हो रहा है? स से शिकागो। दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा है? क से। तो ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड नहीं हुए, ये गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। सेम इसी प्रकार अभी दूसरा पढ़ो। यहाँ पे दिया गया है चेरिस, CHERIS। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? च से चेरिस। और ये क्या दिया गया है? करिश्मा। यहाँ पे क से स्टार्ट हो रहा है। भले ही यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, लेकिन ये चेरिस पढ़ेंगे और ये क्या है? हमारा करिश्मा। तो ये किससे स्टार्ट हुआ? क से स्टार्ट हुआ। ये दोनों भी सेम नहीं हुए, ये दोनों भी गलत हो गए। यहाँ पे इसको पढ़ो। ये दिया है चाइना, किससे स्टार्ट हुआ? च से स्टार्ट हुआ। ये भी CH दिया है, ये भी CH दिया है, लेकिन इसको हिंदी में किस तरीके से पढ़ेंगे? वहाँ पे इस तरीके से कॉन्सोनेंट साउंड को फाइंड करेंगे। ये चाइना पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे? इसको क्रोम नहीं, क्रोम पढ़ेंगे, क्रोम। ये है च से स्टार्ट है और ये क से स्टार्ट है, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? चेक। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? चेक। और फिर उसके बाद क्या दिया है? चैन। मतलब दोनों जो है च से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेक और चैन ही इसका राइट आंसर है। अब सेम इसी प्रकार यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से पूछा था, अब यहाँ पे वोबेल साउंड से पूछ रहा है। वोबेल साउंड से कौन सही होगा? तो यहाँ पढ़ो, हुक, ब्रुक, लुक। ये ह से, ये ब से, ये ल से। हुक, ब्रुक, लुक। ये पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है, ये गलत हो गया। कैट, बैट, मैट। ये पढ़ो, कैट, बैट, मैट। ये पढ़ने में ठीक लग रहा है, कैट, बैट, मैट। तो यही इसका वोबेल साउंड सही हो जाएगा। विन, वी, सी, ये भी गलत हो गया। लेट, ब्रेक, ये भी गलत हो गया। तो इसका कैट, बैट, मैट, कैट, बैट, मैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करके और इसको समझ के जाना है। ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझना है इसमें, और ये वाला, ये 3 पार्ट। वोबेल साउंड कितने होते हैं? 20। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24। और टोटल साउंड कितने होते हैं? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी फोनोथिन से है। यहाँ पे पूछा है साउंड डिफरेंट फॉर्म। मतलब कौन सा ऐसा साउंड हो जो डिफरेंट फॉर्म करेगा? ये है स्लीप, ये है रिप, ये है डिप, ये है टीच। स्लीप, रिप, डिप, टीच, कौन सा डिफरेंट कर रहा है? स्लीप, रिप, ये दोनों मिल रहे हैं। टीच यही डिफरेंट कर रहा है, या कि ये डिप, ये भी मिल रहा है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी, टीच करेक्ट हो गया। फोनोथेनिक सिंबल्स आर कितने टाइप के होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, 44। 44 में से 20 वोबेल के होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट के होते हैं। और इस 20 में से जो है 12 जो है लॉन्ग वोबेल होते हैं और 8 जो है शॉर्ट वोबेल होते हैं। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। यहाँ पे ये फोनोथिन का ख़त्म हो गया। जितने भी 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरफ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखा है कुणाल सेठ, तनु इज कमिंग दिस वीक। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता था? जो हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, पास्ट टेंस में ही रहता है, फ्यूचर टेंस में ही रहता है। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्टित हो जाता है, और पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा,
और फ्यूचर टेंस जो है फ्यूचर में ही कन्वर्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो किस में दिया है, ये दिया है तनु इज। इज किस में है, इज हमारा है प्रेजेंट में, मतलब जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन में पास्ट टेंस आना चाहिए। यहाँ पे चेक करो, ये भी वॉच दे रखा है, ये भी वॉच दे रखा है, ये भी वॉच दे रखा है, ये भी वॉच, मतलब हर एक ऑप्शन वॉच दे रखा है, कोई ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुआ। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे ये जब कामा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इसके जगह पे डैट आएगा। डैट किस लिए आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसके लिए यहाँ पे डैट आएगा। देखो सब जगह जो है डैट डैट लगा के रखा है, इससे भी कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अब ये जब सेड हटेगा, ये जब सेड हटेगा तो यहाँ पे सेड ही आने वाला है, तो यहाँ पे भी सेज दिया है, यहाँ पे भी सेज दिया है, यहाँ पे भी सेज दिया है और यहाँ पे भी सेज दिया है। अगर सेड हटता है, सेड हटेगा तो इसके जगह पे सेड ही आएगा, सेज कभी नहीं आ सकता। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये हमारी मजबूरी हो गई, हर एक ऑप्शन में जो है सेज लगा के दिया है, हर एक ऑप्शन में सेज लगा के दिया है। या हो सकता है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हो गई हो, या तो हमें अब इसमें से ही कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो अभी पढ़ो, कुणाल सेज डैट तनु वॉच कमिंग इस दिस वीक का क्या हो जाएगा, डैट वीक। तो ये हो गया। उसके बाद फिर कुणाल सेज डैट तनु वॉच कमिंग दिस वीक का क्या हो जाएगा, दैट वीक। यहाँ पे दिस वीक लग रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी दिस वीक लिखा है, ये गलत हो गया। देखो ऑप्शन नंबर ए और डी में चेक करो, कुणाल सेज डैट तनु वॉच कमिंग डैट वीक, कुणाल सेज डैट तनु वॉच कमिंग डैट वीक, मतलब अभी दोनों ऑप्शन सेम मिल रहा है, मतलब अब हम कोई इसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 100% श्योर है यहाँ पे टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ है। टाइपिंग एक जगह पे मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप सेट कर लो। जैसे ही सेट करोगे ऑप्शन नंबर जी दो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप फंस जाओ कि दोनों ऑप्शन सेम मिल रहे हैं तो वहाँ पे जो दोनों सेम है उसमें से किसी को भी आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अगर या तो ऐसा कोई ऑप्शन दिए रहे ए एंड डी बोथ आर राइट, तो वहाँ पे ए एंड डी बोथ आर राइट पे टिक करना है। अगर ऐसा न दिया रहे, केवल ए बी सी डी दिया रहे, तो किसी एक ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाओ, वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और हर एक स्टूडेंट को उसका पूरा मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सही दिया है। यहाँ पे बोला है द चाइल्ड सेड डैट टू हर फ्रेंड, जब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट लगेगा। सब जगह देखो यहाँ पे सब जगह डैट लगा के दिया है, इससे कोई नहीं हुआ। ये कैन, कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन हमारा कन्वर्ट हो जाता है कुड में। अब पहले यही चेक करेंगे कि कैन की जगह पे कहाँ कुड बनाया है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करो। यहाँ पे कैन कुड रहना चाहिए, यहाँ पे उठ कर दिया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पे वॉच कर दिया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो सकता है, यहाँ पे कुड लिखा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे कैन का कैन ही रहने दिया, गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर थर्ड ही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड में केवल हम ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिए। अगर इसका बनाने जाओगे तो कम से कम 15 से 20 सेकंड आपका चला जाएगा, लेकिन हमें पूरा सवाल ही नहीं करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है। 4 से 5 सेकंड में आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक का। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये बेस्ड है जो है किस पे, आर्टिकल पे। ये फिल इन द ब्लैंक्स किस पे बेस्ड है, आर्टिकल पे। आपने आर्टिकल जो है स्कूल में पढ़ा ही होगा। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल में द आता है। और नॉर्मली समझना चाहो आप तो ए और एन कहाँ पे लगता है, ए और एन वहाँ पे लगेगा जहाँ पे वर्ड जो है वोबेल से स्टार्ट होता है। ए और एन कहाँ पे लगाते हैं, अगर कोई वर्ड जो है वोबेल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ सी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब इसी की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे क्या लिखा है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज आउल, मतलब आउल, आउल क्या है, आउल ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ क्या है हमारा वोबेल है। इसका मतलब क्या आएगा, इसके सामने एन लगना चाहिए। ये नन गलत हो गया, ये द आएगा नहीं, ए भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये मैं केवल आपको एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पूरा बेसिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और आपका एग्ज़ाम कल या परसों से ही स्टार्ट हो रहा है। 23, 24, 25 को एग्ज़ाम है, तो आप बस केवल इतना प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इतना ही प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो है मोटिवेशन बहुत ऊपर चला जाएगा, हाई लेवल चला जाएगा और 50 क्वेश्चन में से आप 35-40 क्वेश्चन
बिना पूरा पढ़े ही आप सही सॉल्व करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है आई बॉट हॉर्स। आई बॉट हॉर्स। अब यहाँ पे हॉर्स क्या है, हॉर्स जो है एच स्टार्ट है कॉन्सोनेंट से। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। मतलब यहाँ पे पहला ऑप्शन में एन दे रखा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे पहले ऑप्शन में द रखा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे पहले ऑप्शन में टी एच दी रखा है, ये भी गलत हो गया। ए किसमें है, ए केवल इसी में है। आई बॉट अ हॉर्स, यहाँ पे ऑक्स लिखा है। ऑक्स क्या है, ओ है वॉवेल, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आना चाहिए। दूसरे में एन लिखा है, सही है। मतलब ऑप्शन नंबर एक ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, आपको ही पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल एच को पकड़े आप। एस से क्या पता पा गए, एस से ये हमें पता चल गया कि जो ऑप्शन आएगा पहले ए से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे एन से स्टार्ट कर रखा था, यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे भी 10 से स्टार्ट किया था। ये तीनों अपने आप में रॉन्ग हो गए। ऑप्शन नंबर एक ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है फिल इन द ब्लैंक्स का है, लेकिन यहाँ पे किसके बेस, यहाँ पे आर्टिकल के बेस पे दिया था और यहाँ पे दिया है टेंस के बेस पे। ये बोला है अ फ्लॉक ऑफ शिप, मतलब शिप का एक झुंड। फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड। शिप मतलब भेड़, भेड़ों का एक झुंड। गैदरिंग इन द ग्राउंड, ग्रेजरिंग मतलब क्या होता है, घास को चरना। अ फ्लॉक ऑफ शिप ग्रेजरिंग इन द ग्राउंड, मतलब खेतों में शिप का एक झुंड घास चर रही है। यहाँ पे बताना है हमें इज लगेगा कि आर लगेगा। जरा आप एक सेकंड सोचो और इसको बताओ क्या लगने वाला है। देखो यहाँ पे अ फ्लॉक ऑफ शिप दिया है, अ फ्लॉक ऑफ शिप। इज कहाँ पे लगता है, इज ऑलवेज सिंगुलर जगह पे लगेगा। और आर कहाँ पे लगता है, आर जो है प्लूरल जगह पे लगेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का एक झुंड। अगर किसी का झुंड हो, भेड़ों का झुंड हो, पक्षियों का झुंड हो, तो उसको ऑलवेज हम सिंगुलर ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब वो सिंगुलर मान के चलते हैं। यहाँ पे सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एस, इज। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं इसमें जो आपको ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं और उसका आप गलत आंसर लगा के आ सकते हैं। अगर ये किसी को बात पता नहीं रहेगी कि जो है भेड़ों के झुंड को सिंगुलर जो है ट्रीटमेंट करते हैं, तो यहाँ पे 100% आर लगा के चलाएगा, क्योंकि भेड़ों का झुंड, एक से ज़्यादा भेड़ उसमें हो गए, एक से ज़्यादा शिप उसमें आ गए, तो वो समझेगा कि ये प्लूरल है, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। अगर किसी का भी झुंड दिया है तो उसको हम सिंगुलर ट्रीटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। दूसरा क्या है, टाइम एंड टाइट फॉर नन। टाइम एंड टाइट फॉर नन मतलब समय और ये टाइट एक प्रकार की आपदा है, डिजास्टर है, ये किसी का इंतजार नहीं करते। तो टाइम के साथ क्या लगता है, टाइम के साथ ऑलवेज आता है वेट। टाइम एंड टाइड वेट, यहाँ पे आ जाएगा वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन मतलब किसी का इंतजार नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पहला वाला वेट। उसके बाद थर्ड में दिया है मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा। मोर देन 5% मतलब 5% से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, प्लूरल को, क्योंकि किसकी बात किया है, 5% से ज़्यादा। साइन द कंप्लेंट, साइन कर चुके हैं इस कंप्लेंट पे। अगर ये प्लूरल को दर्शा रहा है तो यहाँ पे हैव आएगा। हैज कहाँ पे आता है, जहाँ पे सिंगुलर हो। हैव कहाँ पे आता है, जहाँ पे प्लूरल हो। तो यहाँ पे प्लूरल दर्शा रहा है तो क्या आ जाएगा, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी आ गया हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस से। ईडियम एंड फ्रेजेस से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब होता क्या है, ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब होता है कि जो जिस तरीके से दिया है उसको उसी तरीके से बिहेव नहीं करते, उसको उसी तरीके से टिक नहीं करते। जैसे आपने एक कहावत, मुहावरा सुना होगा या कहावत सुना होगा कि अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सब अंधे हैं और काना राजा है। ये केवल एक प्रकार का ईडियम है या तो फ्रेज है। इसको इसी तरीके से हमें यहाँ पे ट्रीट करना है। यहाँ पे कोल्ड ब्लड, ये मोस्ट रिपीटेड है और ये हर एक बार किसी न किसी स्टेट एग्जाम में आता है। इसका आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। अगर जहाँ पे भी कोल्ड ब्लड आए वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, डेलिब्रेटली। इसका होता है डेलिब्रेटली। कोल्ड ब्लड मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है ईडियम एंड फ्रेजेस से। यहाँ पे पूछा है लाइक अ केक वॉक, लाइक अ केक वॉक। अगर यहाँ पे भी केक का यूज हो, CAKE, यहाँ पे इस तरीके का यूज हो, लाइक अ केक वॉक या लाइक अ केक, इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, कोई ऐसा चीज़ जो बहुत सिंपल हो। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मूथ सरफेस गलत, ये भी गलत, एक्टिव गलत, इजी टास्क मतलब बहुत इजी टास्क, बहुत सरल टास्क।
जहाँ पे भी केक का वर्ड यूज हो समझ जाओ कि वहाँ पे क्या आने वाला है, समथिंग वेरी इजी के बारे में बात कर रहा है। तो आपको इस ईडियम का मतलब याद रखते हुए चलना है। अगर ऑप्शन को वो चेंज कर देगा, एग्जामिनर ऑप्शन को चेंज कर देगा अगर आपको ईडियम का मतलब पता है। जैसे यहाँ पे केक का मतलब पता है, केक कब यूज करते हैं, समथिंग वेरी इजी, तो कोई भी ऑप्शन इसमें से बदल के दे दे आप उसका टिक कर सकते हो। अगर बस केवल इसी तरीके से रट्टा मार रहे हो कि लाइक अ केक वॉक मतलब इजी टास्क, अगर वहाँ पे दूसरा इजी दे देता, मतलब इस इजी टास्क की जगह दूसरा ऑप्शन दे देता तो आप फंस सकते थे। इसलिए हमेशा हमें क्या याद करके चलना है, ईडियम का मतलब क्या होता है, ईडियम लाइक अ केक वॉक का मतलब किस तरीके से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पैसेज का। आपके एग्जाम में पैसेज से लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 2 पैसेज दिया रहेगा 10-10 मार्क का, उसमें से आपको टिक करना रहेगा, जो कि बहुत इजी लेवल स्कूल लेवल का आता है। क्लास 6 7 5 6 7 8 9 10 इतने ही लेवल का आता है, इससे ऊपर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए एक को ऐड कर रखा है। इसको अपने मन में ध्यान से पढ़ो और इसका मतलब समझते हुए चलो कि इसका मतलब क्या बोल रहा है। मैं एक बार आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ इसको किस तरीके से पढ़ते हैं और याद करते हैं। फिर आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से अपने मन में एक बार खुद से पढ़ना है और खुद से जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ वेल ड्रेस्ड यंग मैन इंटर इन अ बिग टेक्सटाइल शॉप, मतलब एक अच्छा कपड़ा पहना हुआ एक कोई आदमी, यंग आदमी, इंटर अ बिग टेक्सटाइल शॉप, एक किसी टेक्सटाइल शॉप में इंटर किया मतलब गया, ऑन इवनिंग एक शाम को, he was able to draw the attention of the salesman who taught him a rich and likely to make heavy purchases, मतलब he was able to draw रहा the attention of salesman, जो वहाँ का सेल्समैन था, who thought जो सोचा कि him rich and likely, वो क्या सोचा कि ये आदमी जो है बहुत रिच है, टू मेक अ हैवी परचेसेस, आज जो है भारी मात्रा में ज़्यादा सामान खरीदेगा। वो क्या किया, अच्छे कपड़े पहना और एक शॉप पे गया। वहाँ का जो सेल्समैन था उसने क्या सोचा कि ये आदमी जो है दिखने में बहुत अमीर दिख रहा है, आज यहाँ से ज़्यादा सामान खरीद के जाएगा। ही वॉज शोन द सुपीरियर वेराइटीज ऑफ सूट लेंथ एंड साड़ी, वह क्या किया उसे दिखाया, ये शो का थर्ड फॉर्म है। ही वॉज शोन द सुपीरियर वेराइटी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वेराइटी के शूज दिखाए, लेंथ दिखाए एंड साड़ीज दिखाए। बट आफ्टर कॉजली एग्जामिन देम ही केप्ट मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, मतलब वह नेक्स्ट सेक्शन में चला गया, वेयर रेडीमेड गुड्स वर बीइंग सोल्ड एंड फर्दर ऑन द हॉसेरी सेक्शन, मतलब दूसरे सेक्शन में चला गया, वहाँ पे कैसे मिलते थे कपड़े, वहाँ पे रेडीमेड कपड़े मिलते थे, और हॉसरी टाइप के सेक्शन में चला गया, वहाँ पे उस तरीके के कपड़े मिलते थे। आपको इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है उसका एकदम करेक्ट मीनिंग निकाल के चलो, हमें करेक्ट मीनिंग यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, केवल हमें यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करना है। बस केवल इस पैसेज का हमें इतना ही मतलब समझना है कि इससे हमारा क्वेश्चन और आंसर निकल जाए। ऐसा नहीं कि आप इतना छोटा पैसेज दिया है 10 मिनट इसी को पढ़ते रह जाओ, एक एक का जो है मीनिंग बैठाने लगो कि कहाँ पे ये सही मीनिंग निकल रहा है कहाँ पे नहीं, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है तो छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं। अब ये नहीं कि वहाँ पे ये इसको बैठ के आप पढ़ने बैठ गए कि मैं पढ़ के ही छोड़ूंगा, जो जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ते जाओ, मेन बातों पे ध्यान रखते जाओ। बाई देम द सेल्समैन हैड बिगन टू डाउट हिज इंटेंशन एंड ड्रू द अटेंशन ऑफ द मैनेजर, सेल्समैन क्या किया, वो मतलब इस व्यक्ति के ऊपर शक करने लगा कि ये कुछ ले ही नहीं रहा है, इधर उधर घूम रहा है। द मैनेजर आस्क हिम, मैनेजर उससे पूछा, व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड एंड ही रिप्लाइड, मतलब मैनेजर उससे क्या पूछा कि एग्जैक्टली वह चाहता क्या है, वो कौन से कपड़े को या क्या खरीदना चाहता है। देन ही रिप्लाइड, तब वह व्यक्ति जो आया था रिप्लाई किया, डैट ही वांटेस कोर्टियस ट्रीटमेंट, वह क्या चाहता था, एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहता था। क्यों ऐसा चाहता था, ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया, डैट ही हैड कम इन द सेम शॉप इन कैजुअल ड्रेस डैट मॉर्निंग, मतलब वह सुबह के टाइम इसी सेम शॉप में इसी दुकान में कैजुअल ड्रेस में आया था। उसके बाद एंड ड्रॉन अ लिटिल अटेंशन, और आप लोग ने क्या किया, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, मैं जो चीज़ें पूछ रहा था, जो चीज़ें बोल रहा था कि आप मुझे ये दिखाओ, आप हमें दिखाए नहीं। क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि मैं कैजुअल ड्रेस में आया था, आपको लगा कि मैं गरीब हूँ और मैं कुछ खरीद नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैं शाम को फिर आया
और अच्छे कपड़े पहन के आया तो आप बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा जो है शॉपिंग करके जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं यहाँ पे कोई शॉपिंग करने नहीं आया हूँ, बस केवल मैं आपको ये समझाने आया हूँ। वो ऐसा बोल रहा है सेल्समैन से, आपको ये समझाने आया हूँ कि अगर आपके शॉप पे कोई भी आदमी आता है या कोई भी कस्टमर आता है तो आप हर एक कस्टमर को सेम बिहेव करो, न कि किसी को ज़्यादा करो न कि किसी को कम करो। इसीलिए मैं अच्छे कपड़े पहन के आपके दुकान में आया था। ये पूरा पैसेज का मतलब यही है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी आपने इतना सब कुछ समझ लिया है तो फिर से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को यहाँ पे देखे फिर से आके पैसेज में ढूंढने लगे। अब ये एक पैसेज का थीम आपके माइंड में बन गया है। अब इसी थीम से जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है। द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड बिकॉज, यंग मैन अच्छे कपड़े पहन के क्यों गया था। इट वॉज हैबिट टू ड्रेस वेल, ये गलत हो गया। इट वॉज हिज वेडिंग डे, गलत हो गया। ही वॉन्टेड टू मीट द मैनेजर टू द शॉप, ये भी गलत हो गया। ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन, ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन, मतलब वह सेल्समैन को क्या करना चाहता था, वह सेल्समैन को इम्प्रेस करना चाहता था। सेल्समैन को इसलिए इम्प्रेस करना चाहता था क्योंकि सेल्समैन ऐसा आदमी था जो अच्छे कपड़े पहन के जाता था उसको ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता था। जो अच्छे कपड़े नहीं पहन के जाता था उसको वो गरीब मान लेता था, सोचता था कि ये कुछ खरीदेगा नहीं, उसको उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता था। इसीलिए यंग मैन जो है अच्छे कपड़े पहन के गया था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सेल्समैन इन द शॉप और डिस्क्राइब्ड एज पीपुल हु पे अटेंशन टू, मतलब सेल्समैन कैसा था, वो कैसे लोगों पे ज़्यादा ध्यान रखता था। एंड ओनली यंग मैन एंड वुमेन, केवल जो यंग मैन थे और वुमेन थे, गलत हो गया। प्रीटी वुमेन, ये भी गलत हो गया। ओनली रिच कस्टमर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। सेल्समैन कैसा था, जो केवल रिच कस्टमर था उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यंग मैन मूव्ड अवे, यंग मैन क्या किया, मूव्ड अवे टू द होलसेल सेक्शन बिकॉज ही, मतलब पहले वो गया सूट वीट देखा, फिर होलसेल वाले में गया, फिर होलसेल सेक्शन में गया। ऐसा वो क्यों कर रहा था। ही वॉज नॉट इंटरेस्ट इन परचेसिंग एनीथिंग नाउ, डिड ही नॉट रेडीमेड क्लोथ्स, ये भी गलत हो गया। वांटेड बेटर क्लोथ्स, वो क्लोथ्स चाहता ही नहीं था, केवल जो है सबक सिखाने गया था, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वो क्या था, वॉज नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज़ को खरीदने में, बस केवल वो क्या गया था, उस सेल्समैन को सबक सिखाने के लिए गया था कि आप पे शॉप में जितने भी कस्टमर आएँ वो किसी भी टाइप के रहें, पुअर रहें या रिच रहें, आपको सेम बिहेव करना चाहिए, इसीलिए वो उस दुकान में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द मैनेजर आस्क द यंग मैन व्हाट ही वांटेड बिकॉज, मतलब वो क्या पूछा, आप क्या चाहते हो। ही वुड गिव हिम एग्जैक्टली व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, वो मतलब बताया कि मैं क्या चाहता हूँ, ये गलत हो गया। वो कुछ नहीं चाहता था दुकान से। द सेल्समैन हैड ड्रॉन हिज अटेंशन टू द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द यंग मैन, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इस पे जो 5 क्वेश्चन है ये क्या बोल रखा है, द यंग मैन लेफ्ट विदाउट मेकिंग परचेस बिकॉज, मतलब जो यंग आदमी उस शॉप में गया था वो बिना कुछ जो है खरीदे, बिना कुछ बाई किए ही उस शॉप से बाहर चला गया। क्यों चला गया, ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास मनी नहीं था, ये कुछ बोला ही नहीं ऐसा। कुड नॉट फाइंड एनी आइटम टू द चॉइस, कोई आइटम ही नहीं पाया जो वो चॉइस कर रहा था, ये भी गलत हो गया। हैड कम ओनली टू मेक अ पॉइंट, हैड कम आया था ओनली टू मेक अ पॉइंट दैट इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सेल्समैन टूवर्ड कॉजली ड्रेस कस्टमर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो है पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे, 102 पैसेज आएंगे जो आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। तो आप केवल इन्हीं 2 चीज़ का, मैंने जितना सेक्शन, ये हमारा सेकंड सेक्शन है, इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा इंग्लिश पे थर्ड, केवल आप यही 3 वीडियो देख के जाते हैं फिर भी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। राम वाज प्लेस्ड फॉर हिज लीडरशिप, राम वाज प्लेस्ड प्रशंसा की गई, फॉर हिज लीडरशिप कैसे लीडरशिप के लिए, ब्रॉड लीडरशिप के लिए, ये गलत हो गया। ब्रॉड मतलब बहुत बड़े लीडरशिप के लिए। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, मतलब वो कल्पना का लीडरशिप करता था, ये भी गलत हो जाएगा। विजनरी लीडरशिप, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम वाज प्रेड, राम की प्रशंसा की जाती थी फॉर हिज विजनरी लीडर, मतलब वो बहुत अच्छे से सोचता था, वो दूर तक की बातें सोच पाता था कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो आगे फ्यूचर में इसका इफेक्ट क्या करने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये जो रेदर दिया है, रेदर की जगह यहाँ पे वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है।
ये कौन से वर्ड से जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये गलत वर्ड दिया है रेडर, यहाँ पे सही वर्ड क्या आने वाला है यही इसमें फाइंड करना है। इन द करंट सिनारियो, यहाँ से आपको सिनारियो की मीनिंग याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन लाइट ऑफ द करंट सिनारियो पीपल शुड थिंक ऑफ सेविंग मनी रेदर स्पेंडिंग इट। मतलब क्या बोला है कि इस जो है करंट सिनारियो में पीपल को सोचना चाहिए पैसा बचाने के लिए, न कि खर्चा करने के बारे में। तो यहाँ पे जो रेदर लिखा ये 100% गलत है, तो यहाँ पे नो करेक्शन वाला पहले गलत हो गया, नो करेक्शन होगा नहीं। मोर ऑफ भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं बैठ रहा है। रेदर ऑफ के साथ नहीं, रेदर के साथ क्या लगता है, रेदर के साथ ऑलवेज लगता है देन, रेदर के साथ क्या लगेगा देन, ये रेदर ऑफ गलत हो गया। बिकॉज देन गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर 4 इसका ई वाला 5वां वाला सही होगा, यहाँ पे दिया है रेदर देन। पीपल को जो है पैसा बचाने के बारे में सोचना चाहिए, न कि इसको ज़्यादा खर्चा करने के बारे में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रेदर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितने टाइप के आपके क्वेश्चन होते थे आपने यहाँ पे देखिए, ये जो देख लिए आप रीडिंग का, वोकेबलरी का, ग्रामर का, सेंटेंस, फोनेटिक्स, इडियम, फ्रेजेस, फिगर ऑफ स्पीच, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है और हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर करवाया, आपको सॉल्व कराया है। अब नेक्स्ट क्या है, जिसका वोकेब पार्ट मजबूत है, मतलब जिसको वोकेबलरी अच्छे से आती है, वो इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना ले जाएगा। इसलिए मैं कुछ वोकेब का पार्ट इसमें एक्स्ट्रा कराता हूँ। पहला हमारा क्या है, पहला दिया गया है राइट रॉन्ग स्पेलिंग। आपके एग्जाम में 2 से 3 स्पेलिंग पूछी जाती हैं कि ये इसकी स्पेलिंग कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है। तो इसके पहले में भी ऐसा कराया था 10 स्पेलिंग, आज भी 10 स्पेलिंग को ले रहे हैं। पहला है ट्यूशन, ट्यूशन का क्या हो जाएगा, TUITION, ट्यूशन का क्या होता है, TUITION, TUITION। सक्सीड, SUCCED, सक्सीड का क्या होगा, SUCCED। उसके बाद फिर थर्ड वाला है रिसीव, RECEIVE, थर्ड क्या है हमारा, रिसीव, रिसीव का क्या होता है, RECEIVE। मोस्टली बच्चे ज़्यादातर इन तीनों स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे दिया है रिसीव, RECEIVE। सेम इसी प्रकार से डिसीव का होता है DECEIVE, रिसीव का RECEIVE, डिसीव का DECEIVE। लेकिन विलीव का यहाँ पे ई नहीं होता, विलीव में क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं, BELIVE, BELIVE। आपको ये तीनों स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, APART, यहाँ पे MA गलत हो जाएगा, MENT रहता है, APART MENT। सातवां है हमारा टेम्परेरी, टेम्परेरी का इसको कैसे याद रख सकते हैं, टेम्पोरेरी, TEMPO। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हैं उनको लगेगा कि ये क्या याद करा रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब मीनिंग पहले से ही आता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम से हैं जिनको ये मीनिंग याद ही नहीं है, उनके लिए याद करने का यही एक तरीका है कि हर एक मीनिंग को अपने हिसाब से याद करें। जैसे यहाँ पे लिखा है TEMPO, इसको पढ़ते हैं टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी पढ़ोगे तो ओ कहीं पे आएगा ही नहीं, लेकिन याद करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, टेम्पोरेरी। टेम्पो आप याद करोगे तो TEMPO फटाक से आप पकड़ पाओगे, टेम्पो, रेडी का RARY, TEMPORARY, टेम्परेरी। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, AGREE, यहाँ पे जो ई लगा है यहाँ पे ए लगा के देता है। एग्रीमेंट का क्या हो जाएगा, AGREEMENT। नाइन्थ वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइन्थ क्या है, आइलैंड। इसको यहाँ पे जो ये एस लिखा है, ये एस क्या होता है, साइलेंट होता है। इसको पढ़ते हैं आइलैंड, ILAND। आइलैंड क्या होता है, ISLAND। पढ़ते आइलैंड है, लिखते आइसलैंड है, ISLAND। ये क्या हो गया, आइलैंड। उसके बाद 10वां है हमारा टिल। अगर टिल लिखेंगे तो क्या होगा, TILL। अगर टिल लिखेंगे तो TILL हो जाएगा। अगर अनटिल लिखेंगे तो UNTIL होगा। टिल लिखेंगे तो यहाँ पे डबल एल आ जाएगा, TILL। अनटिल लिखेंगे तो यहाँ पे केवल सिंगल एल आएगा, UNTIL। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये है ईडियम एंड फ्रेजेस से, ईडियम एंड फ्रेजेस। यहाँ पे पहला वाला है स्नैक इन द ग्रास। स्नैक मतलब क्या होता है, कोई एक सांप, सर्प। इन द ग्रास, ग्रास मतलब घास में छुपा हुआ, घास में छुपा हुआ सांप। अ स्नैक इन द ग्रास, घास में छुपा हुआ सांप। इसको किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, अ सीक्रेट एनिमी, एक ऐसा, मतलब सीक्रेट मतलब छुपा हुआ दुश्मन, एक छुपा हुआ दुश्मन। इसको इस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। जब आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा तो आप वहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अ स्नैक इन द ग्रास मतलब क्या याद रखना है, अ सीक्रेट एनिमी। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट मतलब एक कोई बहुत हार्ड नट टू क्रैक, जिसको तोड़ा जाना है। इसका मतलब क्या है
किसी एक हार्ड नट को जो है तोड़ा जाना है, इसका मतलब हो गया अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। कोई जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम को करना है, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर इस तरीके से आपको दे देगा कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को क्या कहते हैं, और वहाँ पे 4 मीनिंग दे देगा, 4 वर्ड मीनिंग दे देगा, उसमें से कोई एक राइट रहेगा, वहाँ पे फाइंड करना रहेगा। तो पहला है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के पीरियड्स को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डिकेड, DECADE। 10 ईयर्स के पीरियड को क्या बोलेंगे, DECADE, डिकेड। दूसरा है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी चीज़ जिसको सुना न जा सके, इसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। इनऑडिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड मतलब इनऑडिबल। नेक्स्ट है तीसरा वाला नेवर टू डेट, मतलब जो कभी मरे ही ना। नेवर टू डेट, जो कभी मरे ही ना, उसको क्या बोलते हैं, अजर अमर। उसी का इंग्लिश में मीनिंग होता है इमोर्टल। इमोर्टल मतलब अजर अमर है, वो कभी मरेगा नहीं। नेवर टू डेथ, इमोर्टल। अगर आ जाए डेथ टू डेथ मतलब मरने के लिए, यहाँ पे इम निकाल देंगे। मोर्टल मतलब क्या होता है, जिसका अंत होना तय है। मोर्टल मतलब जो मर जाएगा या जिसका डेथ होना तय है। इमोर्टल मतलब जिसका डेथ होना तय नहीं है। ये है क्या, नेवर टू डेथ है, अजर अमर है। आपको इतनी सारी बातें जो है इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, अभी जितने मैंने टाइप के क्वेश्चन लिए थे, हर एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं इन मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। ये हमारा था पार्ट नंबर 2। अब मैं जो कल अपलोड करूँगा वीडियो, वो रहेगा हमारा पार्ट नंबर 3, और वही रहेगा लास्ट पार्ट। इस 2023 एग्ज़ाम बीएड के लिए वो हमारा रहेगा लास्ट पार्ट। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कर दिया करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। आपको एक टारगेट है, मैं अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आए। आपको भी एक काम करना है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इस सब्सक्राइबर को जो है 1000 तक पहुँचाना है। 1000 तक पहुँचाना है मतलब 1K तक पहुँचाना है। तो मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कर रहा हूँ। आपको भी अपना काम बहुत ईमानदारी और ऑनेस्टी से करना है।